दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैं और मेरे 4 मित्र एक बहुत ही सुंदर जगह घूम के आए हैं। ये देश का नाम है भूटान। और ये देश इतना सुंदर है और इसके लोग इतने अच्छे हैं कि कभी कभी मन करता है वहाँ सेटल कर जाए। और मैं हर एक को रिकमेंड करूँगा कि एक बार तो इस देश में घूम के आना चाहिए। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ, बट जो भी देश विदेश जहाँ घूमता हूँ वहाँ के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर देता हूँ, उसके हिस्ट्री के विषय में। मैं वहाँ के होटल या किसी ड्राइवर का नाम पब्लिसाइज नहीं करूँगा या टूर एजेंट का, बिकॉज हर एक अपने अपने चॉइस, अपने अपने बजट होते हैं। So this country is so beautiful, the people so nice that वहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता है। आपको रास्तों में प्लास्टिक पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, आपको इधर उधर स्ट्रे डॉग्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज कोई कचरा कहीं फेंकता ही नहीं है। और इस देश का मेन काम टूरिज्म है, तो यहाँ का हर इंसान बहुत विनम्र है। और ये 6-7 दिन में ये जगह बहुत अच्छी तरह घूमा जा सकता है। और ये राज्य या देश का हर जगह रीचेबल है एक दिन के अंदर। और यहाँ बेसिकली 3 एयरपोर्ट्स हैं। पारो इनका मेन एयरपोर्ट है और बाकी 2 एयरपोर्ट छोटे हैं और इंटरनेशनल नहीं है। So there are flights from Paro to Calcutta, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो ये जो 5 मेरे फ्रेंड्स थे, एक तो मेरी जीवन साथी है मिसेस संगीता रॉय। The country Bhutan is often referred to as the land of thunder dragon or the land of happiness because of its unique blend of environmental conservation and cultural preservation and holistic approach towards development. It is a green, serene, beautiful, picturesque nation situated in eastern Himalayas in South Asia. It is also known as the Switzerland of Asia. So one should at least visit the country once in a lifetime. और कल मनीष और उनकी पत्नी बगीशा जी एंड हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र और सीनियर कर्नल सुप्रियो भट्टाचार्य। सो इस वीडियो को पूरा देखिए, भूटान के विषय में कुछ आइडिया करिए और कितना सुंदर जगह था। हमारे कुछ फोटोग्राफ्स जो इस वीडियो में दिखाऊंगा उससे आप मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, अच्छा लग सकता है, सो दैट आप भी मोटिवेट हो घूम के आने में। और ये वीडियो आगे दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस दुनिया के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड, उनकी शिक्षा के लिए कुछ हेल्प जरूर करें। इसके लिए हमारा NGO है उमा ड्रीम फाउंडेशन। और अगर आप आर्ट के कनोजर हैं तो आप हमारे ई-कॉम साइट सोनाझुरी आर्ट्स के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको आप खरीद के परख सकते हैं और इन गरीब आर्टिसंस की ज़िंदगी में हंसी ला सकते हैं। सो आगे चलते हुए हम जब गए भूटान, हम यहाँ से सीधा बागडोगरा फ्लाई किया और वहाँ से बाई रोड हम लोग जयगांव गए, जो कि बॉर्डर टाउन है भूटान और इंडिया का। वहाँ पे हमने इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ किया और रात को हम फुनचलिंग में रहे। सो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा भूटान के विषय में। भूटान को ऑफिशियली किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है। भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया में और ईस्टर्न हिमालयाज में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में चाइना और साउथ ईस्ट में इंडिया है। इसका पॉपुलेशन
करीब 8 लाख है और टेरिटरी करीब 39,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। एंड भूटान 133rd लैंड एरिया में और 160th पॉपुलेशन में रैंक करता है। ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है जिसमें द किंग इज द सुप्रीम कमांडर एंड द धर्म गुरु is the religious leader of the nation, and both are revered like God because both have nearly the same status, and one rules the country administratively and the second one in the religious mode. इस देश में एक प्राइम मिनिस्टर भी है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है और इसका प्लेन्स पूरे सब ट्रॉपिकल है साउथ में और नॉर्थ में महान हिमालय पर्वत है विच आर कॉल्ड द भूटनीज हिमालयस एंड इनके पीक्स करीब 7,000 मीटर और हाईएस्ट पीक गंगखार फ्यूजाम जो कि भूटान का हाईएस्ट पीक है और अभी तक अनक्लाइंड माउंटेन इन द वर्ल्ड है। भूटान में वाइल्ड लाइफ काफ़ी प्रचलित है एंड बिकॉज ऑफ द बैलेंस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, क्लीनलीनेस एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि काफ़ी सर्दी तक जाता है और टूवर्ड साउथ भूटान ह्यूमिड एंड जो गर्मी है इसलिए इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ क्लाइमेटिक एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। इसका नेशनल एनिमल है टाकिन विच इज अ गोट बफलो काइंड ऑफ एनिमल और इसका कैपिटल है थिम्पू जहाँ पे नियरली 15% पॉपुलेशन रहता है। भूटान और नेबरिंग तिब्बत में जब बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था तो यहाँ पे मेजॉरिटी बुद्धिस्ट हो गए थे और देर आर मिक्सचर्स ऑफ हिंदूज ऑल्सो जो कि नेपाल से आए थे और फर्स्ट मिलेनियम में वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म को माना जाता है जो कि साउथ पाला एम्पायर ऑफ बंगाल से आए थे क्योंकि हिस्ट्री कहता है कि कूच बिहार के कुछ रूलर्स भी साउथ भूटान में काफ़ी टाइम तक रूल किया है और 16th सेंचुरी में नुआंगाल ने पूरा वैली ऑफ भूटान को यूनाइट किया एक सिंगल स्टेट में और जो भी टिबेटियन इन्वेजन्स हुए थे 3 टिबेटियन इन्वेजन्स उनको डिफीट किया था नुआंग नांग्याल ने और राइवल रिलीजियस स्कूल्स थे इनको एक साथ एक हेड के अंडर लाया था और जिसको शाही लीगल सिस्टम कहते हैं और एक गवर्नमेंट ऑफ थियोक्रेटिक एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस को एस्टैब्लिश किया। सो नामग्याल बिकेम दी फर्स्ट ज़ाब्दुंग रिम्पोचे और उनके जो सक्सेसर्स हैं वो आगे चल के भूटान के स्पिरिचुअल लीडर्स बन गए जैसे कि दलाई लामा है तिब्बत में और 17 सेंचुरी में भूटान के जो काफ़ी हिस्से थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिक्किम नेपाल इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। ये है थोड़ा सा हिस्ट्री भूटान के विषय में और हमने जो शहर आगे फुनचलिंग के देखा वो है थिम्पू जिसमें कि 15% पॉपुलेशन रहता है और कैपिटल है। सो थिम्पू इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी एंड यहाँ पे 2020 में वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धा स्टैचू वाज क्रिएटेड एंड द टेम्पल विच वाज बिल्ट for peace and harmony of the world, not only for Bhutan, because this country thinks of the whole world and this temple was built which is very beautiful. So these are my friends Manish and Bagisha who went with us to this beautiful trip to Bhutan. So I request Bagisha, you can give your experiences of Thimphu, the Buddha temple and overall about Bhutan
because it's a beautiful country where happiness is a quotient. Prevails, yeah, the happiness prevails. And the moment we landed above there, the weather was so good, and the guide who was there, like it was a conductor tour, and the way he conducted and the guide explained to us while we are going to Fulfiling and Tempo. The country has got just 8 lakhs of the population, and people are so responsible. The citizens are so responsible there, and the weather was too good, and the city is neat and clean. Totally, they don't throw packets or the plastics all around. It's a plastic free, and the atmosphere is so pure. It's carbon free air, and you can actually feel. So you also went through it so naturally, and culturally they're very rich, and people are very friendly out there. Their food is also too good for the skin and all. So yes, we enjoyed thoroughly, and the trip was really successful, and the stay and everything was very successful. That is why your skin is glowing again, more and more. Yeah, still, yeah. The after effect, the aftermath. Yeah. And what do you think about the Buddha temple at Thimphu, which has been built for peace and harmony of the world? Yeah, and they were doing the meditation. They were conducting the meditation over there, and it is not only for the country; it is for the universe and for the whole world. This conception, we really liked it, and people were so disciplined. Like, it was a huge crowd which was assembled there, but there was no cacophony, nothing. People were very disciplined, and they were following all the rituals, and it is very well kept, and one should visit there. And it is again very neat and clean. Wherever you visit few religious places where you can see stagnant of water, or all trash gathered together, but here people themselves are responsible. And we spent about 2 days in Thimphu, जिसमें से एक दिन हम पुनाका गए. पुनाका is a small टाउन, और वहाँ पे जोंग्स हैं जो कि फोर्ट होता था एक ज़माने में. देयर आर 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिस कंट्री, एंड ईच डिस्ट्रिक्ट हैड अ फोर्ट. टुडे दे आर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, जहाँ पे मानेंगे नहीं, ऑफिस में मैं गया, इतना शांति. एवरीबडी इज वर्किंग कामली विथ नो सेम्बलेंस जो कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिस में होता है. हमें पता ही नहीं चल रहा था वो ऑफिस है. वहां पे हमने 108 स्तूपास देखे जो कि 3rd क्वीन ने बनाया था अपने बेटे के लिए, फॉर पीस एंड हार्मनी अगेन. सो सर, आई वुड लाइक यू टू गिव योर एक्सपीरियंस ऑफ भूटान एंड आवर क्लाइम एंड बैक, सर. To begin with, as you said, the first place that we started off was Phuntsling, and the difference between the Indian side at Joynagar and Phuntsling is so stark and apparent. And from a chaotic background, you suddenly find there is order in place. The traffic is disciplined. You don't see any dirt around, any plastic around. So that's an immediate change that you see. That was one thing. That is how it started. And the USP, as you said, is gross happiness. And also the fact is, the USP of Bhutan is, firstly, of course, the scenery which is there, the mountains, etc. But as Indians, we have, and especially being military personnel, we have seen much more beautiful places. But what makes it different is as I said, the neatness, cleanliness, and also the most importantly, the behavior of the people. Unlike our tourist destinations where they are out to fleece and the tourist and cheat the tourist, it is not so in Bhutan. They are very honest, they are very simple, though an expensive place. But now coming to our visit to, which was icing on the cake as far as our trip was concerned, for the Taksin Monastery, and it was a wonderful experience. And Bhutan का एक सबसे अच्छा है कि Bhutan has always been virgin, because Bhutan पे कभी किसी ने काबू नहीं किया है. Even when the Britishers came in, they let Bhutan be a kingdom of its own. Only thing is, they said that your external policies
will be governed by us, and that is still the rule after 1947, because India protects Bhutan, because the Royal Bhutan Army is trained by the Indian Army. We have got a small little detachment or training team there called the Indian Military Training Team, or the IMTRAT, which has its base in Ha and also in Funchling. We do not interfere in their internal administration, but their foreign policies are governed by us, because we take care of Bhutan as our very small younger brother. And India's neighborhood policy is very prevalent, in which we try to help out countries like Nepal, Bangladesh, श्रीलंका. रिसेंटली हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देके, और मालदीव्स जो कि आंख दिखा रहा था, बट देन नाउ दे हैव फॉलन इन लाइन, बिकॉज उनको चाइनीज टैक्टिक्स का पता चल गया. सेम वे भूटान ऑल्सो इज नॉट अ फ्रेंडली स्टेट टू चाइना, बट देन चाइना इज ट्राइंग टू निम्बल, जो उनका आदत है, into the northern reams of Bhutan. But then the Indian Army is standing strong along that area so that they cannot come in and influence the Bhutanese mind. हाँ, जैसे मैंने बताया, Bhutan was never colonized but became a protectorate of the British Empire, और बंगाल द्वार्स ने ब्रिटिश इंडिया को द्वार वॉर में 19 सेंचुरी में दे दिया है. और उसके बाद वांगचुक डायनेस्टी emerged as the monarchy and pursued closer ties with Britain in the subcontinent. और 1910 में जो ट्रीटी ऑफ पुनाका हुआ, उसमें ब्रिटिश एडवाइस इन फॉरेन पॉलिसीज इन एक्सचेंज ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी इन भूटान अरेंजमेंट किया गया. और उसके बाद 1971 में भूटान ने यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन किया, और करेंटली 56 कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशंस हैं. जैसे कि मैंने बताया है, वो इंडियन मिलिट्री पे डिपेंडेंट है, बट उनके अपने मिलिट्री यूनिट्स हैं, और 11 इन्फेंट्री बटालियंस है, और 16,000 मिलिट्री का स्ट्रेंथ है, जिसमें कि रॉयल भूटान आर्मी है, और उनका जो सेरेमोनियल आर्मी भी है. इनका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक नेशनल असेंबली और नेशनल काउंसिल, जो कि लोग उसको इलेक्ट करता है. भूटान is a founding member of the South Asian Association for Regional Cooperation, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बिम्स्टेक, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है. और भूटान सार्क में इकोनॉमिक फ्रीडम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीस एंड लैक ऑफ करप्शन के लिए पहले अव्वल नंबर पे है. और साउथ एशिया में श्रीलंका और मालदीव के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीसरे नंबर पे है. ग्लोबल पीस इंडेक्स 21वें नंबर पे है, और साउथ एशिया का सबसे पीसफुल नेशन के ओहदा रखता है. और हमारे सहायता के बदले में दे हैव हाइड्रो पावर, excess energy, which they sell to us so that Bhutan can also grow. It has one of the best GDPs because it is growing because of its good natured people, low population, and obviously assistance by our beloved country India. और इसके बाद हम लोग थिम्पू से चले गए पारो, पुनाका घूम के. और पारो में 3 दिन हमने बहुत ही अच्छी तरह काटा है. एयरपोर्ट में हमने प्लेन लैंड करते देखा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड. और जो नज़ारे थे वहाँ जोंग का और जो नेशनल म्यूज़ियम है, वो तो देखने के बाद ही पता चल सकता है. और जो हिस्ट्री है भूटान का, वो डॉक्यूमेंटेड बहुत ज़्यादा नहीं है. 16-17 सेंचुरी से पहले का, उससे पहले कहते हैं
छोटे छोटे ट्राइब्स थे जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, और रिम्पोचे ने इन सब को एकत्रित करके एक नेशन बनाया, और वांगचुक डायनास्टी के जो फर्स्ट किंग थे, और इन्होंने इस पूरे नेशन को फिर ज्वाइन किया, और 200 साल तक यहाँ पे सिविल वॉर भी चला है। इन सिविल वॉर्स के दौरान बिकॉज ये इंटरनल था और एक्सटर्नल इन्वेजन्स नहीं हुए थे, तो ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है। बट देन नामग्याल ने और ये वांगचुक डायनेस्टी, दे हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग देम टुगेदर एंड पुटिंग देम ऑन दी path to success. आज there is the 17th Dharmaraja and the 5th king of independent Bhutan, who are really learned and are taking this country on the path of progress. So this country is so beautiful that you must visit it, and 6 days of bliss was there that we had, and we drove down on the final day from Paro via Phuntsling to Bagdogra on our way back. और ख़त्म करने से पहले, मैं वापस आने से पहले, एक मेन चीज़ जो कि विज़िट करने लायक है वो है टाइगर मोनास्ट्री। बुमताम वैली घूम लिया, पारो घूम लिया, थिम्पू घूम लिया, बट अगर पारो से आप टाइगर मोनास्ट्री का जो ट्रैक है उसको नहीं किया तो मज़ा कुछ है ही नहीं। ये मोनास्ट्री करीब 3120 मीटर की ऊंचाई पे है, एंड पारो से आप ये लेवल करीब फिट आदमी जाना आना 6 से 7 घंटे में आराम से कर सकते हैं, और हम लोगों ने तो 5 घंटे 20 मिनट में कर लिया है एट आवर एज। ये मोनास्ट्री सबसे श्रद्धा वाला पिलग्रिमेज है भूटान में या हिमालयन में। तक्संग एक रॉक एज पे जो 800 मीटर या 2600 फीट पे वैली के ऊपर स्थित है, उस पे टिका हुआ है, और इस पे जाने के लिए जैसे मैंने बताया है नॉर्मली जाना आना 7 घंटे ले लेता है डिपेंडिंग ऑन योर फिटनेस लेवल। और यहाँ का बेस जो रामतंका है पारो टाउन से 12 किलोमीटर वहाँ से स्टार्ट होता है। इस जगह का एक छोटा सा हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, जो ये नेस्ट 747 AD में गुरु पद्मस्वा उन्होंने ये जो जगह है वहाँ पे मेडिटेट करने का सोचा। इन गुरु का नाम गुरु रिम्पोचे भी जाना जाता है भूटान में। ये गुरु दोरजी द्रोलो, जो कि भूटान में गुरु का एक रातफुल फॉर्म, गुस्से वाला फॉर्म है, और ये टाइग्रेस के पीठ पे बैठ के कहा जाता है आए थे वहाँ पे। और ये टाइग्रेस कहते हैं उनकी पत्नी थी जिन्होंने शेरनी का फॉर्म लिया था। सो यहाँ पे जब पहुँचे इन्होंने मेडिटेट किया है और पूजा किया, और ये मोनास्ट्री को क्रिएट किया। यहाँ पे 8 टेम्पल है अलग अलग गुरुज के, और जो मॉन्क क्या रहते हैं बड़े श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं, और इनका दृढ़ विश्वास है कि यहाँ पे अगर पूजे तो पीस हार्मनी वर्ल्ड में फैल सकता है, और जो आपका निजी कामनाएं हैं या इच्छाएं हैं पूरे होता है। सो मैं आगे चल के थोड़े से कल मनीष के एक्सपीरियंसेस हमारे जो क्लाइंब था, और कल भट्टाचार्य से थोड़ी सी बातचीत करूंगा, सो दैट आपको भी पता चले, मेरे मित्रों को ये शहर, ये जगह और ये देश कैसा लगा। So coming to Tiger's Nest, yes, Tiger's Nest was it was a good trek. Tiger's Nest is at Paro is located at about a height of about 3,130 meters above the mean sea level.
So the initially we thought that the climb will be gradual, but it was initially gradual climb. But then when we started climbing, we really found that the climb was getting stiffer and stiffer. So every after about some distance we had to take stops, breath catch. I call it as catching stops, or to view the breathtaking views also. no breathtaking views. Breath catching Yeah, stops breathtaking or views. breathtaking views. Yeah, That's a good one. I call like it that as that. phrase. That's a Yeah. good phrase. So there we were having those breath-catching, stops for breath-catching views, and the view as we are climbing up the tiger's nest. By the way, the tiger's nest. Before I go further, it is actually not a tiger's nest. It is actually a tigress's nest. It is actually known Yeah, as you're right. Tatsang Monastery. So, The we story females goes. are all there, huh? The story goes that the Guru tigress was there. Rinpoche, Guru Rinpoche was carried by one of our disciples who had taken one of his disciples who had taken the form of a tigress, and that is how she was taken there. And Guru Rinpoche had meditated there for almost about 3 years, some few days, 3 years, 3 months, or some few days, distinct days. And then after that he left from that place, and that is actually the story behind the tiger's nest, because this nest is in a cliff. So it is a cave in a cliff which was used for his meditation, and later on developed as a monastery by about 1692. So that is in short the story behind this Tatsang monastery, or the tiger's nest, what they call it. So as we were climbing up, the climb was getting stiffer and stiffer. So we took halts, and we were climbing up. And halfway through, there is a place. That place is called that they have made a cafe, and all their washrooms and everything are there for you to take rest and all. But from that place, again you climb up. This thing is there. But the later part of the climb has a very interesting part. That is the cliff per se. The tiger's nest per se is in a different mountain cliff than the track which we were taking up. So these two cliff, and the Tiger Monastery cliff, and the cliff on which we were climbing, they were connected by steps. So now there are about 500 steps going down while going to Tiger Monastery. 500 steps going down, and roughly about 300 steps climbing up again to reach the monastery per se. So That was the anyhow tough part. that was the most toughest part, because this thing were there. We were, as we were climbing up, we were, making all sorts of permutation combination. They could have done this. They could have made a ropeway and all those kind of things. Actually, this happens So when you all are the engineering brain when you are together. against challenges. All these thoughts come into your mind. But Yes. once we reached Tiger Nest, we felt no, it is okay. It was at the time this thing was there, so we felt it was quite this thing there. And then in the Tiger Nest, there are about 8 sub-monasteries there on the main where Guru Rinpoche's the temple was there, and the other monasteries were also there. By the way, this is the Vajra, they call in the Buddhist these are the Vajrayana monasteries. So now we were going around there. So every this thing were there, we were trying to halt. So and we had the Colonel Supriyo with us. He will insist, no, we must go to that also. We must go to that also. In this way, Made us your all the 8 temples we visited on the Tiger Monastery. Those are the stupas there, or No, not stupas, Okay. monasteries. monasteries? So we went around all these 8 monasteries per se, and then we had a excellent stay for about half an hour there, and then subsequently we started coming down back. As we are coming back, now while going we had climbed down 500 steps. Now while coming back, we had to climb those 500 steps up. So that was again a this thing. But then we never felt this thing. It was a very good this thing, and we could complete the whole trek in about 5 hours time, including the visit there and all. So it was quite a good trek, and it actually reassured all 3 of us, that is me, Shantanu, and Colonel Supriyo Bhattacharya, that we are still physically fit to take on treks like our old younger days. So that was a very good experience, and that is the overall Once an army officer, always an army officer. That proves. That's it.
It was wonderful experience, and we started the climb, and I think like all, I'm 60 plus, I'm 62. You are 4 5 years younger than me, and but still all of us made it in I think 2.5 hours, and we're back in 5 hours. And after spending I think at least half an hour, 45 minutes in the monastery itself, and seeing all the eight, if I'm not mistaken, Shantanu, Yes, sir. Eight Eight places. temples are there. eight places that have been seen in that place, and while climbing back, of course, we were going down like a rocket, and me and Manish had to climb down carefully. And but the beauty, the scenic beauty from there, I think it was really what the It was worthwhile. and I feel anybody who's able-bodied, even till 70, maybe 75 years of age, may take a little more time, but I think if he's physically in okay shape, should definitely make an attempt. That's all I have to say on this. So, sir, the view from there was breathtaking and it was really great. And I was really enthralled by the history of Bhutan. Whatever little bit I have put it into this video, sir, and with your help and your bites, I feel that it must be there on everybody's bucket list at least once. Definitely agree with you. It should be there at least once in the bucket list. Though an expensive place, especially with the SDF and the compulsory guide, and also compulsorily you have to take a vehicle. So it does become a little expensive for a normal middle class person to visit. But nevertheless, it should be there in the bucket. I think the SDF and that vehicle and the guide basically to encourage and give, you can say, some job to the people there, employment, and the vehicle and the SDF is basically to keep the guide, the tourists at bay so that everybody doesn't go there and dirty the place. I agree with you. I agree. That's probably the aim. Money as well as ensuring the discipline of the country is maintained. Yeah. And Manish, we met our coursemate Jigme Dorji after so many years, after 19 December 87. And Yeah, it was that's very right. nice. After almost 38 years, we met. Yeah, I still remember during my MA days, he used to come and meet another Bhutanese friend of ours. Unfortunately, we could not meet him. That is. I think he was not available, right? No, he was not available. So he used to come and meet him. So that's how I used to meet Jigme Dorji almost on every Saturdays and Sundays in Kohima Company when I was in IMA. Yeah, it was And really then after that, nostalgic. that's the thing. So that was this thing. So when we met this time, it was really a good bone homie, and I loved the way he hosted us also. So it was really a great, I should say that catching up again with an old coursemate again. That is what the army is about too. Maybe from any country, any academy, when we meet postmates and all, we gel together. After 38 years, he hosted us like he was our own family. Yeah, that's right. That is As if we're home away from home. So this is a little experience of mine on this beautiful country which has a very balanced ecologic system and sweet human nature. So visit it, and also if you have liked this video, please give it a like and comment on it so that I can be motivated to give you such more experiences of mine to you. Jai Hind.